हेलो दोस्तों, एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए हम लोग, ताकि जल्दी से अपनी क्लास को शुरुआत कर सकें। ये हमारा ब्रह्मांड और पृथ्वी का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और उन कड़ियों को भी जोड़ेंगे जो आपसे हमेशा छूट जाते हैं, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो चलिए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो इसके पहले यदि आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। जो भी क्वेरी हो आप तुरंत हमें भेज सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। एसएससी सीजीएल 2016 का सवाल है। आई होप जितने लोग भी सेशन में जुड़े हैं, पिंकी मैम, राकेश जी, विजय शंकर काली, वैशाली मैम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभाकर जी, विदित, ओम सर, राहुल गुप्ता, आप सबका स्वागत है। इसका उत्तर दीजिए, और साथ ही साथ में हमें ये बताइए आप कि जो जी का मान होता है, जी का मान है ना, गुरुत्वीय त्वरण, जी का मान कहाँ पर अधिकतम होता है, कहाँ पर अधिकतम होता है, और कहाँ पे न्यूनतम मतलब मिनिमम कहाँ पर होता है, आप जल्दी से बताइए। और साथ ही साथ में ये बताइए कि पृथ्वी, यदि आकार की बात करें, है ना, यदि साइज की बात करें, यदि हम साइज की बात करें तो पृथ्वी का नंबर कौन सा है, मतलब पूरे सौर मंडल में आकार के अनुसार सबसे पृथ्वी किस नंबर की ग्रह है, ठीक है। और दूसरा बताइए आप डिस्टेंस के अनुसार, डिस्टेंस के अनुसार मतलब दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम क्या है, जल्दी बताइए। तो आई होप ये सवाल सबको पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 23.5 डिग्री। जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है, और इन झुकाव के कारण ही आपको दिन और रात्रि की जो अवधि है इसमें अंतर दिखाई पड़ता है। कभी रात बड़ी हो जाती है और कभी दिन बड़ा हो जाता है, पृथ्वी के झुके होने के कारण। और इन झुके होने के कारण जो सूर्य की रोशनी है पृथ्वी के ध्रुवों पर नहीं पहुंच पाती है ना। इसीलिए ध्रुवों पर हमेशा 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। जी का मान करें तो जी का मान जो अधिकतम होता है वो कहाँ पर होता है, ध्रुवों का होता है। अधिकतम मान क्या होता है, ध्रुवों पर होता है। और मिनिमम कहाँ पर होता है, वो होता है विषुवत रेखा पर या फिर भूमध्य रेखा पर। और हम बात करें जी का मान 0 कहाँ पर होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर। और जो पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा, जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण के मामले में यदि हम बात करें तो यदि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर जी है तो चंद्रमा पे कितना होगा, चंद्रमा पे G/6 होगा। यहाँ तक आपको कंफर्म हुआ। अब हम कुछ और बात करें साइज के अनुसार, है ना, हमने बताया था साइज के अनुसार। तो यदि हम साइज की बात करें तो साइज के अनुसार याद रखना, सबसे पहला बृहस्पति होगा, इससे बाद शनि, अरुण, वरुण, तब आएगा पृथ्वी का नंबर। इसका मतलब कि आकार के अनुसार सौरमंडल की पृथ्वी 5वीं सबसे बड़ी ग्रह है। तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह क्या है हमारे पास, पृथ्वी है, ठीक है। और सबसे बड़ा क्या है हमारे पास, बृहस्पति है। बृहस्पति के पास सबसे अधिकतम उपग्रह होते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 59 याद रखना। और सबसे बड़ा जो उपग्रह होता है उसका नाम क्या है, गैनीमेड। शनि के पास भी सबसे ज़्यादा, मतलब कि दूसरे नंबर में सबसे अधिक है अधिकता के मामले में उपग्रह में। इसमें कितने हैं, इसे है हमारे पास 62। और सबसे बड़ा क्या है, टाइटन। मंगल का उपग्रह पूछा जाता है। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से, एक फामोस और एक डीमोस, याद रखना। और बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता, ये भी आप याद रखना, ठीक है। अब हम बात करें दूरी के बढ़ते हुए क्रम में, दूरी की यदि हम बात करें तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, है ना, यहाँ पे यदि शुरू हो गए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यम नहीं होगा, है ना, इसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। एक सवाल और बनता है पृथ्वी से कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो याद रखना 6 × 10⁻24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो 6400 अप्रॉक्सीमेट किलोमीटर क्या होता है, पृथ्वी का रेडियस होता है। और पृथ्वी से
किसी भी वस्तु का जो पलायन वेग होता है वो होता है हमारे पास कितना, वो होता है 11.2 है ना किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग वह वेग होता है जिस वेग से यदि आप पृथ्वी को आप ऊपर फेंक देंगे कोई भी वस्तु को तो दोबारा धरती पर नहीं आएगा। और पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है, जो घनत्व डी होता है, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 5.5 गुरुत्व 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, आई होप यहाँ तक याद हो गया, यहाँ तक सबको याद हो गया। आगे चलें, ठीक है। पृथ्वी की परिधि कितनी है बताइए, पृथ्वी की परिधि कितनी है? सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए कि पृथ्वी की परिधि कितनी है। परिधि मतलब समझते हैं, बताओ कौन कौन परिधि नहीं समझते अभी भी, जल्दी बताइए। परिधि कौन कौन नहीं समझते? देखिए, जैसे हमारे पास ये वृत्त हो गया है, तो यदि कोई लड़का इसके चारों तरफ घूम रहा है, जैसे चिंटू ये चारों तरफ घूम रहा है, ये क्या है? परिधि है। और परिधि क्या होती है? 2πr है ना। और यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ से इस परिधि को मिलाने वाली दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या पृथ्वी का कितना होता है? 6400 किलोमीटर। तो जब 6400 का यहाँ पे मान रख देंगे, 2 × पाई का मान रख देंगे 3.14 × 6400 किलोमीटर, जब इसको सोल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा 40,000 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या कहोगे? वहाँ पे मैथ नहीं लगाना है कि जाके मतलब कि हल करना शुरू कर दिए। यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि हाँ इस टाइप से भी प्रश्न बनते हैं, तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, अभी कभी किसी पेपर में भी पूछ दे, होमवर्क रहेगा कि पृथ्वी का जो है क्षेत्रफल आप निकालना, πr² है ना, क्षेत्रफल होता है ना एक वृत्त का। ठीक है, लेकिन गोले का क्या होता है? गोले का होता है 4/3 πr³ है ना। तो आप ये भी आप निकाल सकते हैं, प्रश्न में आ भी सकता है। अब सवाल होता है, कुछ सवाल मैं लिख रहा हूँ, आप बताना ज़रा कि जो हमारे पास जो पृथ्वी है ना, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर वायुमंडल है, क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह जिस पे वायुमंडल पाए जाते हैं। तो सवाल आपसे यह है कि वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है ना। तो आपको पता होगा नाइट्रोजन कितना % होता है, ये पता है आपको। ऑक्सीजन कितना % है, ये भी पता है आपको। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितने % होता है, जल्दी बताइए। है ना, ये तो आपको पता है, इसे आप तुरंत 78 लिख दोगे, है ना, इसे 21% लगभग लिख दोगे। लेकिन सवाल मेरा है कार्बन डाइऑक्साइड कितने % है? ठीक है, जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास कितना होगा? पॉइंट के 0.2 से 3%। तो ये डाटा याद रखना, तो यहाँ भी 3 भी आ जाए, लेकिन याद रखना 0.02 या 0.3 यही आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो आगे चलें, ये देखिए, अर्थ आवर की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और इसी प्रश्न के साथ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई भी देश याद किया कीजिए तो आप CCC रूल फॉलो किया कीजिए, क्योंकि पेपर में प्रश्न भी आता है कि इस देश की राजधानी क्या है और यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है। ठीक है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि लगभग जो इम्पोर्टेंट देश है उनका करेंसी लगभग याद ही रख दीजिए, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ये होगा मार्च 2007 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गया था। अच्छा, इसका मतलब क्या था? अर्थ आवर का मतलब क्या है ना। इस आवर में क्या होता है कि हम पृथ्वी के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, और वो सभी वस्तुएं जो कि पृथ्वी, वो सभी गतिविधियां, चाहे मानव गतिविधियां हों, चाहे प्राकृतिक गतिविधियां हों, कोई भी गतिविधि हो, जनरली मानव गतिविधियां ही होती हैं जो पृथ्वी को दूषित करने का काम करती हैं, वायुमंडल को, पर्यावरण को दूषित करने का काम करती हैं। इन गतिविधियों पे हम लोगों को जागरूकता फैलाएंगे, और जितने भी ऐसे गतिविधि हैं जो प्रदूषण की तरफ बढ़ रही हैं उनको हम रोकने का प्रयास करेंगे, है ना। और बहुत सारे देशों में तो ये भी होता है कि इस दिन में सब लोग अपने ऑफिस में वाहन से नहीं पैदल जाते हैं, मतलब जो कार्बन का जो इमिशन है उसे जीरो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास अर्थ आवर की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे हम क्या कर रहे थे, पेपर में ये भी आता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है। तो आपको कैसे याद रखना है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो आपको क्या करना, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा करेंसी यहाँ पे $, चलती है। जापान की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो, करेंसी यहाँ पे येन चलती है। ठीक है ना। जैसे नेपाल की बात करें, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, करेंसी यहाँ पे रुपया चलता है ना।
तो इस तरह से आपको हमेशा याद रखना है। जैसे बैंकॉक की बात करें तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, करेंसी यहाँ पे भाट चलती है, ठीक है ना। म्यांमार की राजधानी नेपिदा है, करेंसी यहाँ पे क्या चलती है। भूटान की राजधानी है थिम्पू, करेंसी यहाँ पे नगोत्रम चलती है। तो इस तरह से यदि आप याद करोगे, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूट जाए, है ना। तो मैंने भी हर एक देश का लगभग 195 देशों का इसी तरह से मैंने याद किया है। तो आप भी याद कीजिएगा, और एक दिन में नहीं याद होगा, लेकिन आप हमेशा पढ़ाई करोगे ज़रूर याद हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में हमेशा पूछा जाता है ना, कि मतलब कि सिंगापुर की करेंसी क्या चलती है, सिंगापुर में करेंसी कौन सी चलती है, सिंगापुर की मनीला की राजधानी क्या है, तो क्या होगा, मनीला की राजधानी पीसो, करेंसी यहाँ पे क्या चलती है, डॉलर चलती है। तो आप ये याद करोगे तो निश्चित रूप से आप स्टैटिक में जो स्टैटिक जीके है यहाँ भी आप हिट कर जाओगे, है ना। आपको हर तरह से तैयार होकर चलना है। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे अधिक गर्म ग्रह की बात करें तो आपको सिंपल सा कॉमन सेंस लगा लेना है कि गर्म तो वही होगा जो सूर्य के सबसे पास होगा, है ना। जैसे यहाँ पे सूर्य हैं, यहाँ पे यदि सूर्य है तो गर्म वही होगा सबसे पास होगा। तो ये बात करेंगे हम, क्या हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो आप देखेंगे बुध है ऑप्शन में, बुध में नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास शुक्र। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। तो एक मतलब आपको रटना नहीं है, आपको दिमाग में ले लेना है कि गर्म कौन होगा, जो पृथ्वी के सबसे पास, सूर्य के जो सबसे पास होगा, है ना। और एक बात कैप्लन ने क्या कहा था कि जो ये सभी ग्रह क्या होते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सूर्य का। जो ग्रह होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। जो भी ग्रह होते हैं, जैसे पृथ्वी की हमारी 2 गतियाँ हैं, पृथ्वी की हमारी 2 गतियां हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण, है ना। अपने पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पे घूम रही है, एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, और दूसरी बात क्या है कि घूमते 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 अपना सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, ठीक है। कंफर्म हुआ, ठीक है। और शनि की बात करें तो शनि के पास, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन, याद रखना। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा, यह भी याद रखना। मंगल का फामोस डिमोस, बुध शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ तक कंफर्म हुआ, ठीक। चलो बताओ ये, इस सवाल को जल्दी बताओ, और जो इस सवाल का आंसर करेक्ट बता देगा ना उसको चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। कंफर्म है, इस बार मैं दूंगा, है ना। लेकिन आप सही से लगाओगे तब ना, आप लगाते ही नहीं हो, बताओ, है ना। अब साथ ही साथ में और डबल चॉकलेट उनको मिलेगा जो मैं सवाल लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो इस सवाल का जवाब देंगे उनको 2 चॉकलेट मिलेगा, है ना। मेरे फ़ोन पे नंबर से आपको पेमेंट जाएगा, आप चिंता बिल्कुल मत करना। आपसे पूछा जाएगा कि कुछ रेखाओं के नाम, जैसे हमने कहा कि आइसोथर्म रेखा क्या होती है, आइसोथर्म रेखा किसे कहते हैं, पीछे से पूछा जा चुका है और सीजीएल में, है ना। आइसोथर्म रेखा किसे कहते हैं। और अगला हो जाएगा हमारे पास एक और रेखा, आइसोबार रेखा। आइसोबार रेखा क्या है, आइसोबार रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। इस रेखा को भी आपको बताना है, और साथ ही साथ में क्या बताना है, और ठीक है आप 2 ही रेखा बताओ और इसका आंसर बताओ। तो याद रखना लाल, है ना। देखो सबसे गर्म की बात करेगा तो आप क्या लगाओगे, जो सूर्य के सबसे पास में होगा, लाल। तो लौ देखो किस में आ रहा है, मंगल में, ये मंगल करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप कंफ्यूज हमेशा रहोगे और प्रश्न 2 ही हिसाब से बनेंगे, है ना। कि सबसे सौरमंडल का सबसे मतलब कि गर्म ग्रह कौन सा है, और वह ग्रह कौन सा है जो सबसे लाल दिखाई देता है ना। लाल मतलब मंगल, है ना। एक सवाल और आता है कि सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी के जुड़वा, ट्विंस ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है, तो आप शुक्र लगा देना, ठीक है। सभी ग्रह पश्चिम से पूरब चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो बुध है और शुक्र हैं ये क्या लगाते हैं, पूरब से पश्चिम लगाते हैं। इनका चक्कर क्या होता है, पश्चिम से पूरब लगाते हैं, सॉरी पूरब से पश्चिम लगाते हैं, जबकि बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब करते हैं। तो आइसोथर्म क्या होती है, कोई किसी का आंसर नहीं आ रहा है। आइसोथर्म वह रेखा होती है जो समान तापमान को दर्शाने वाली रेखा होती है। आ चुका है आईएएस में। आइसो मतलब क्या होता है, समान, थर्म मतलब क्या, थर्मल मतलब ताप। जैसे हम लोग क्या हैं, थर्मल प्रोजेक्ट में हैं, मतलब ताप के द्वारा हम लोग बिजली बना रहे हैं। तो थर्मल, आइसोथर्म मतलब कि समान। ये मत करना कि मैं अपने डिवीजन का क्वेश्चन उठा लिया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते होंगे कि सर जानबूझ के ऐसा सवाल पूछते हैं कि हमको ना आए और इनका चॉकलेट भी बच जाए, और सर कहें कि हमने तो चॉकलेट का ऑफ़र किया था। ऐसा नहीं है, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ जो आपको आ सकता है।
आइसोथर्म क्या होगा, आइसो मतलब क्या होता है समान, आइसो थर्म मतलब क्या टेम्परेचर। तो जो जहाँ जहाँ पे समान ताप है, जैसे हमारे पास दो राज्य हैं, राज्य ए है राज्य बी है, मतलब तीन राज्य है, सी है, दोनों जगह ताप समान है, तो हम इसको ऐसे सीधी रेखा हम दिखा देंगे। तो ये आइसोथर्म रेखा है। अब पता चला कि ए में क्या है, ए में 40 डिग्री है, यहाँ पे 50 है तो ऐसे हो गया, फिर 30 है तो ऐसे हो गया, तो ये रेखा सीधी नहीं हुई। तो आइसोथर्म रेखा वह रेखा होती है जो समान ताप वाले क्षेत्रों को दर्शाती है। आइसो बार, बार मतलब क्या होता है, बार मतलब किसका मात्रक है, ए है दाब का मात्रक। इसका मतलब क्या है कि वही बात हमारे पास कहीं मान लो ए बी सी डी कई सारे राज्य हैं या देश हैं जहाँ पे दाब को मेजरमेंट करना है। तो हमने देखा कि यहाँ भी जो है दाब 4 बार है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, मतलब क्या है ये सभी आइसो बार हैं, सबका दबाव क्या है समान है। लेकिन यदि हमने कहा कि मान लो ये हमारे पास ये 4 है, ये 3 है, 2 है, तो क्या यहाँ पे सभी देशों के दाब या समान है, तो आप कहोगे नहीं सर यहाँ पे समान नहीं है, तो ये आइसो दाब नहीं होगा। तो आइसो लग गया तो मतलब क्या होता है समान, आइसो मतलब समान होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि आइसोनेफ है ना, आइसोसोनिफ, तो आइसोसोनिफ का मतलब, आइसोनिफ का मतलब क्या होता है, वह क्षेत्र जहाँ पे जो बर्फ़ गिरता है वो समान एक समान गिरता है, ठीक है। तो बहुत सारे रेखाएं होते हैं, आपको याद करना होता है, ठीक है। चलिए आगे। सूर्यातप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है, जल्दी बताइए आप, और जल्दी बताइए। और साथ ही साथ में कुछ सवाल मैं लिख रहा हूँ, आप लोग जल्दी बताइए कुछ रेखाओं के नाम जो मैं बता चुका हूँ। इसमें टॉफ़ी मिलेगा, चॉकलेट नहीं मिलेगा। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में है ये बताइए। मैगिनोट रेखा किन के बीच में है, मैगिनोट रेखा ये बताइए आप, है ना। उसके बाद आप बताइए कि 38वीं समांतर रेखा किन के बीच में है, 38वीं समांतर रेखा ये बताइए आप। और नहीं रेड क्लिफ बता दीजिए, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है। ड्यूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है ये भी बता दीजिए। और मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है ये बता दीजिए, जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, सूर्यातप का पृथ्वी पर असमान वितरण क्यों होता है बताओ। क्योंकि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी क्या है गोलाकार आकृति है। यदि पृथ्वी सपाट होती तो देखो, पृथ्वी के गोलाकार होने के साक्ष्य में वीडियो में अलग से बताऊंगा कि पृथ्वी क्यों गोलाकार है, गोलाकार या अंडाकार होने के साक्ष्य। तो पृथ्वी यदि सपाट होती तो एक बात ध्यान समझना कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त एक ही जगह सभी देशों में एक टाइम पे होता है, एक समान होता है। जब सूर्योदय और सूर्यास्त एक समान होता तो सही देश क्या होते, उनका तापमान क्या होता है, बिल्कुल से समान होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो पृथ्वी चूँकि गोलाकार है ना, गोलाकार है, तो इसलिए क्या होगा कि जो उसका तापमान है किसी पृष्ठ पर क्या होगा, किसी पृष्ठ पर गर्म कर रहा होगा तो उसके पीछे वाला पृष्ठ क्या होगा, ठंडा हो चुका होगा। फिर ठंडे वाले पृष्ठ को गर्म करेगा तो अगला पृष्ठ क्या हो जाएगा, गर्म हो चुका रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास गोलाकार आकृति। अब इन सवाल को देखिए, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो याद रखना जर्मनी और पोलैंड के बीच में क्या है, हिंडनबर्ग रेखा है। और जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा है, मैगिनोट रेखा है। और 30वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। नोट कर लेना रफ लेके, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन सी रेखा है, 38वीं समांतर रेखा। मैकमोहन भारत और चीन के बीच में। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। डुरेंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। डुरेंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। यहाँ तक कंफर्म हुआ, ठीक है। पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध होता है, एक बात हमेशा याद रखना। इसका आंसर बताओ, साथ ही साथ में ये बताओ आप कि जो हमारे पास कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है ना। और इस पे भी हम एक चॉकलेट देंगे, ठीक है, गुजरती है।
ये आपको सजाना है बाएं से दाएं, है ना, बाएं से दाएं, एक सीक्वेंस बताना है आपको। जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, इसका आंसर आप जरूर बताना, ठीक है। अब पेपर में आता है, ये बात हमेशा याद रखना, कई तरह से प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित दिए गए प्रश्न ऑप्शनों में, है ना, विकल्पों में कौन से विकल्प से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो 3 ठो गुजरेगी, 1 ठो नहीं गुजरेगी। या कह देगी कि कर्क रेखा जब भारत में प्रवेश करती है तो ये किन किन राज्यों से प्रवेश करती हैं, दाएं से बाएं क्रम में लगाइए या दाएं से बाएं क्रम में लगाइए, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। यह सवाल आएगा कि जो कर्क रेखा है भारत के कौन से सबसे बड़े राज्य से होकर सबसे पहले जाती है ना, या किन किन राज्यों से होकर जाती है। सवाल किसी भी तरह से बन सकता है, तो याद रखना। कर्क रेखा की बात करें तो यहाँ पे लिख लेना है आप, पहले गुजरात। आप ऐसे देख लो, मैं फिगर बना दूं क्या, बताओ ज़रा। चलो ठीक है, मैं बना देता हूँ फिगर आपको। ठीक है, एक देखो ये बनाने की कोशिश की गई है ना। तो अब हम बात करें, ये रेखा जा रही है यहाँ से कर्क रेखा, तो क्या होगा, सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, ये भी प्रश्न में आ चुका है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। या फिर इधर से आएंगे, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। अब जो भी कहेगा आप जमा लेना अपने क्रम में, ठीक है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब साथ ही साथ में जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जल्दी बताओ, और कौन कौन से। ठीक, और एक कब है, 82.5 डिग्री, है ना। और हमारा जो जीएमटी टाइम है, जो आईएसटी है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जीएमटी से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ये भी पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा, नैनी से जाएगा, नैनी से मतलब इलाहाबाद, इलाहाबाद बोले तो उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश, है ना। चलो इसको तुम कमेंट बॉक्स में छापो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास क्या होगा, 23.5 डिग्री, ठीक है ना, पृथ्वी के लिए ही बोला गया है ये। चलो लिख लो यार, नहीं तो फिर देखो, उत्तर प्रदेश, फिर आएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, और एक आएगा हमारे पास आंध्र प्रदेश। तो 3 तो हमारे पास प्रदेश हो गए, बीच में क्या भर लेना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5। ये बात याद रखना, 3 प्रदेश होंगे, याद रखना 3 प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। लेकिन आप याद रखना, गलतियां मत, कंफ्यूज मत हो जाना, 3 प्रदेश रहेंगे, एक छत्तीसगढ़ उड़ीसा रहेगा, ठीक है। भूमंडल पर जल, वायु, मृदा के जैव द्रव्य के मंडल को क्या कहते हैं। देखो, पहली बात तो हमारे पास पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जल भी मिलता है, वायुमंडल भी मिलता है ना। तो यहाँ पे कहा है कि एक ऐसा संतुलन बताओ जहाँ पे भूपृष्ठ पर, मतलब इस पृष्ठ पर, है ना, यहाँ पर जैसे चिंटू है, जरा सोचो यहाँ पे क्या होंगे, पेड़ भी होंगे, हवाएं भी होंगी, मट्टी भी होंगी। तो इस प्रकार के जैव द्रव्य के मंडल को क्या कहते हैं, है ना। तो स्थल मंडल हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल क्या क्या होता है बताओ। स्थल मंडल में पृथ्वी की ऊपरी सतह, मतलब क्रेस्ट और मेंटल, जो मेंटल होता है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 स्टेज होते हैं ना पृथ्वी को, जब आप काटोगे तो अध्ययन करने के लिए आंतरिक संरचना। तो क्रस्ट और मेंटल के जो भाग को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे भूपर्पटी और कुछ चट्टानें मिल करके ठोसों का निर्माण करती हैं, वो हम उसे हम स्थल मंडल कहते हैं, है ना, पृथ्वी की ऊपरी सतह, सीमा शियाल। जलमंडल क्या होता है, पृथ्वी पे जो बड़े बड़े महासागर हैं, है ना, चाहे वो नदियों के हों, झरने के हों, समुद्र के हों, है ना, झीलों के हों,
तो जो ये हमारे पास जलमंडल कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? जलमंडल। वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ अदृश्य एक हमारे पास अदृश्य जो वायु है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, ये क्या है हमारे पास? वायु का जो मिश्रण है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन, ये क्या हैं? ये सब सभी वायुमंडल हैं, है ना। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे तीनों स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल का सम्मेलन हो, उसे हम कहते हैं ज्योमंडल कहते हैं, है ना। जरा सोचो आप, यदि आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो पृथ्वी पे हो, है ना। मान लो आप इलाहाबाद में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो इलाहाबाद क्या है? पृथ्वी की ऊपरी सतह, तो क्या हो गया? स्थल मंडल। फिर वहाँ पे बगल में बोरिंग होगा पानी, तो उसका भी मिलान होगा, या फिर बगल कहीं नदी वदी होगा तो जलमंडल हो गया। आप हवा ले रहे हो तो स्थल मंडल, वायुमंडल तो है ही है, तो क्या हो गया हमारे पास? ज्योमंडल। ठीक है, ये बात आप याद रखना। सूर्य के वायुमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं, जल्दी बताओ। सूर्य के वायुमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं, चक्रवात के दौरान नहीं, है ना। चक्रवात के दौरान नहीं, प्रति चक्रवात ये भी नहीं, चंद्र ग्रहण ये भी नहीं, सूर्य ग्रहण के दौरान, ये इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना, जब हमारे पास सूर्य, है ना, सूर्य किससे प्यार करता है? पृथ्वी से। इनके बीच में कुछ चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि दूसरा कोई इसके बीच में आ जाए, क्या होगा? ग्रहण लग जाएगा। तो कौन आ गया? चंद्रमा आ गया, मून आ गए। तो ये क्या होता है हमारे पास? सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो सवाल क्या बना कि जब सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब इन दोनों का चलने लगा, अब इनके बीच में फिर पृथ्वी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास? चंद्र ग्रहण हो जाएगा, चंद्रमा पे ग्रहण लग जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आपको पता होगा, जो ग्रह सूर्य से सबसे दूर होगा, जो ग्रह सूर्य से सबसे दूर होगा वहीं तो सबसे ठंडा होगा। याद करो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यम को तो ग्रह की श्रेणी से हटा दिए हैं, बताओ, है ना। लेकिन सबसे ठंडा, तो इस ऑप्शन के अनुसार, है ना, इस ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पे ग्रह बोला है, लेकिन प्लूटो को बौना ग्रह डाल दिया गया, लेकिन फिर भी इसका जो आंसर होगा हमारे पास प्लूटो ही होगा। सीरियल 2022 में प्लूटो ही इसका आंसर लगाया गया था, ठीक है, ठीक, ओके। मंगल सबसे क्या होता है? लाल ग्रह होता है ना। पृथ्वी क्या है आप देख ही रहे हो। और पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड इसका औसत तापमान होता है। और सोचो कि पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड, हम चाहते हैं कि आने वाले 100 साल में इसका जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब पृथ्वी का जो औसत तापमान है 17 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर न बढ़े, नहीं तो फिर सब राख होने की संभावना बढ़ने लगेगी, ठीक है। चलिए आगे। पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो सभी ग्रह हमने बताया था कि जनरली पश्चिम से पूरब करते हैं, पश्चिम से पूरब, है ना। लेकिन जो बुध है और शुक्र है ये कहाँ से कहाँ करते हैं? पूरब से पश्चिम, और इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। बाकी ग्रह, है ना, बाकी ग्रह कहाँ से करते हैं? पश्चिम से पूरब। जैसे पृथ्वी का कहाँ से कहाँ करती है? पश्चिम से। निम्नलिखित में कौन सा एक बौना ग्रह है? तो मुझे लगता है कि इसका बौना, इसमें से इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, कौन सा बौना ग्रह है ना। तो जो बौना ग्रह होते हैं 4 या 5 तो बौना ग्रह हैं, तो इसमें होना चाहिए कौन सा बौना ग्रह नहीं है ना। चूँकि मैंने सीजीएल को प्रश्न को देखा था तो प्रश्न में यही लिखा है, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रश्न होगा हमारे पास, ऐसा नहीं कि एसएससी ने गलती किया है, गलती जिस राइटर की बुक है वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो आप यहाँ पे सही कर लेना। निम्नलिखित में कौन सा बौना ग्रह नहीं है? तो ये सभी नेपच्यून क्या है? नेपच्यून बौना ग्रह नहीं होता है, बाकी सभी क्या हैं? ये बौना ग्रह, बौना ग्रह। आई होप क्लियर हुआ, ठीक। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो तारामंडल सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, है ना, इस तरह से ऐसे करके, ठीक है। ये कौन है? ऋग्वेद, ठीक है।
समुद्र में बृहत ज्वार कब आता है? समुद्र में बृहत ज्वार कब आता है? ज्वार मतलब जानते हो क्या होता है? जब जो समुद्र की तले होती हैं ना, चंद्रमा या पृथ्वी पर सूर्य के आकर्षण से क्या होता है, जो बल होता है ना, जो बल लगता है, तो जो समुद्र की जो ऊपरी सतह होती हैं, सतह पे अचानक तरंगे उठ जाती हैं और तरंगे इतनी विशाल होती हैं कि तट की तरफ बढ़ने लगती हैं। और यही तरंगे जब तट की तरफ बढ़ती हैं तो इसे हम ज्वार कहते हैं। मतलब तरंगों का तट की तरफ आने को ज्वार और वहाँ से जाने तरंगों से वापस जाने को क्या कहते हैं? हम भाटा कहते हैं। और ये हमें कब होता है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, जब आकर्षण बल क्या होता है? अधिक हो जाता है। हालांकि वैसे हर एक दिन क्या होता है? ज्वार भाटा आता है, लेकिन जो अधिकतम ज्वार भाटा आता है, बृहद बड़ा ज्वार भाटा, बृहद लिखा गया है, वो कब आता है? पूर्णिमा या अमावस्या के दिन। क्यों आता है? पृथ्वी पर सूर्य के आकर्षण के द्वारा, ठीक है ना, सूर्य के पृथ्वी पर आकर्षण के द्वारा। जैसे मान लो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये राकेश जी हैं, है ना, राकेश जी हैं, और इनकी ये फ्रेंड है, इनका नाम है जूली नाम है ना। वैसे तो ये लोग हमेशा मिलेंगे, नॉर्मल टाइम 10 मिनट 5 मिनट, लेकिन सबसे ज़्यादा कब मिलेंगे? जब जूली के घर कोई ना हो, ठीक है। ये तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या होगा? बृहद, बहुत बड़ा मिलन, ठीक है। जैसे आप कोई बात कर रहा है, राकेश जी कहीं बात कर रहे हैं, बात अधिक कब कर पाएंगे? ऐसे तो नॉर्मल हर प्रत्येक दिन बात करेंगे, बात लिमिटेड में होगा, लेकिन जब कोई नहीं घर पे तो फिर कब सुबह से शाम हो गया पता नहीं चलेगा। तो ये होता है हमारे पास बृहद, है ना, बहुत गहन, है ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। राकेश जी दिल पे मत लेना, ठीक है, मुझे मालूम है ना, कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, ठीक। चलो आगे सब लोग, पिंकी, वैशाली मैम, सब लोग इसका जवाब दो, है ना। ये हमारा आखिरी सवाल है, 15 सवाल हम लोग डेली लेके आते हैं, है ना। तो समुद्र के जल के दिन में 2 बार तालबद्ध उतार चढ़ाव क्या कहते हैं? हमने मैडम अभी बता दिया। वैशाली मैम इसका करेक्ट आंसर बताइए। मुझे इस बात का अफसोस है कि वैशाली मैम अभी तक आपने एक भी चॉकलेट नहीं जीत पाई हैं, है ना। और देखते हैं कि आप लोग हमसे चॉकलेट कब जीतते हैं। और ये सवाल मैंने बता दिया है कि इसे हम क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं, है ना। समुद्र के जल के दिन में 2 बार 12 घंटे 26 मिनट ऐसे कुछ समय होता है, 12 घंटे और 26 मिनट, इसी के अंतराल पे लगभग ज्वार भाटा आता है। इसे हम क्या कहते हैं? ज्वार भाटा, ठीक है। वाटर साइकिल हमारे पास केवल पृथ्वी पे ही वो पाया जाता है। तरंग क्या होता है? जो तरंग देखिए, एक विक्षोभ होता है, ध्वनि तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, और कुछ तरंगे हमारे पास समुद्र में भी उठती हैं, जिसे हम सुनामी नाम देते हैं। जब समुद्र की सतहों पर लगभग 15 किलोमीटर ऊंचाई तक लहरें उठना शुरू कर दें, और ये लहरों की इतनी स्पीड हो, लगभग 100-150 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से लोग समुद्र की तट की तरफ बढ़ें, कोई भी आए, है ना, उसको नष्ट कर दें, वो होता हमारे पास सुनामी होता है। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही। आपको सेशन पसंद आया ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के साथ अपने क्लास को ख़त्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।